हाँ, तो आज हम फिर क्लास 12 की केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी के आगे के पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा बेग नियम, रेट लॉ। बेग नियम क्या होता है? इस बेग नियम को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक सामान्य अभिक्रिया लेते हैं। जैसे हमने एक अभिक्रिया लिया A प्लस B। जैसे A क्या है, कैपिटल A और कैपिटल B क्या है, ये अभिकारक है, क्रियाकारी पदार्थ है। स्मॉल a स्मॉल b क्या है, जैसे A जो अभिकारक है उसका A मोल लिया गया है, स्मॉल a मोल लिया गया है। जो B अभिकारक है उसका स्मॉल b मोल लिया हुआ है। ये दोनों अभिकारक मिल करके क्या बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट। ये कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब क्या है, ये हम लोग बेग नियम को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस बेग नियम को डिस्कस करने के लिए एक मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। कौन सा? एक जनरल रिएक्शन, एक सामान्य अभिक्रिया लिया हुआ है। A प्लस B प्रोडक्ट बना रहा है। अब यदि देखें तो अभिक्रिया की दर, रेट लॉ है ना, तो अभिक्रिया की दर क्या होगी? A के सांद्रण, जैसे जो अभिक्रिया की दर है, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। अभिक्रिया की जो दर होगी इसमें, ये जो A है, A अभिकारक है, अभिकारक A के सांद्रण, इस अभिकारक A के जो सांद्रण होगा उसके कोई घात मान लो, P घात मान लो। और दूसरा अभिकारक कौन है? B के सांद्रण के घात Q पे निर्भर करती है। मैंने बोला कि इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर अभिकारक A के सांद्रण के घात P और अभिकारक B के सांद्रण के घात Q पर निर्भर करती है, राइट, पर निर्भर करती है। ये जो जनरल रिएक्शन आपने लिखा है, इस रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो अभिक्रिया की दर है, वो इस अभिकारक A के घात P और इस अभिकारक B के घात Q पर निर्भर करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम दर लिखें, रेट लिखें, तो ये किसके बराबर होगा? निर्भर करती है ना, तो ये अनुक्रमानुपाती कह सकते हो। रेट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है किसके? ये जो A अभिकारक A की सांद्रता, इसको ब्रैकेट में लिखोगे, इसके कितने घात? P घात पे। अभिकारक B की सांद्रता को इसको ब्रैकेट में लिखो, इसके Q घात के, ऐसे ना। अब क्या है, रेट बराबर क्या लिखोगे? जब इस अनुक्रमानुपाती को हटाओगे तो इक्वल टू दोगे, तो एक कांस्टेंट दोगे, K दोगे, तो K A टू दी पावर P B टू दी पावर Q, राइट। ये बात समझ में आ रही है ना? तो अब यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर होगी वो K A टू दी पावर P B टू दी पावर Q हो गई। अब यहाँ पे P और Q का मान, ये ध्यान देना होगा, ये जो घात आपने P और Q लिखा है, ये P और Q का मान, ये जो मोल है ना, अभिकारक A की कितने मोल हैं? A मोल है, अभिकारक B के स्मॉल b मोल हैं। तो ये P और Q का मान A और B के बराबर भी हो सकता है और इससे अलग भी हो सकता है। तो ये मेंशन जरूर करना है कि P तथा Q का मान क्रमशः A तथा B के समान भी हो सकता है तथा इससे अलग भी हो सकता है, राइट। तो अब हम यहाँ से बताएंगे बेग नियम क्या है। इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे। तो बेग नियम बेसिकली क्या होता है? यह एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, गणितीय व्यंजक है। जो बेग नियम है वो क्या है? यह एक गणितीय व्यंजक है जो अभिकारकों की मोलर सांद्रण पर अभिक्रिया के दर के निर्भरता को व्यक्त करता है। मैंने क्या कहा? सबसे पहले क्या है बेग नियम? क्या है? यह एक
गणितीय व्यंजक है, यह एक गणितीय व्यंजक है, राइट। और इसकी विशेषता क्या है, यह देखो ये मोलर सांद्रण है ना, किसका मोलर सांद्रण, ए और बी का मोलर सांद्रण। ए और बी क्या है, अभिकारक हैं, तो हम कहेंगे कि जो अभिकारक के क्या चीज पे, मोलर सांद्रण पर जो अभिकारकों के मोलर सांद्रण पर अभिक्रिया के दर को व्यक्त करता है, अभिक्रिया की दर की निर्भरता को क्या करता है, व्यक्त करता है। ये बात समझ में आ रही है। मीन्स मैंने क्या कहा, ये तो गणितीय व्यंजक है, ये तो आसान सी बात है। दूसरा मैटर इसमें क्या कह रहे हैं, ये जो अभिकारकों का क्या है, मोलर सांद्रण, इसका मोलर सांद्रण जैसा होगा अभिक्रिया की दर उसी पर निर्भर करेगी, ठीक है। तो बेग नियम क्या कहता है, अभिकारकों के मोलर सांद्रण पर अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया के दर की निर्भरता को व्यक्त करता है। किसी अभिकारक का मोलर सांद्रण यदि बदलेगा तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, बदलेगी, राइट। यही क्या है, यही बेग नियम है, यही रेट लॉ है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, वेग नियम कहते हैं, राइट। ये याद होगा कि नहीं, ये चीज़ मैंने जो बताया याद होगा कि नहीं, क्या बताया, वेग नियम क्या है, यह एक गणितीय व्यंजक है और ये अभिकारकों के मोलर सांद्रण, ये जो अभिकारक ए और बी हैं इनके मोलर सांद्रण पर अभिक्रिया की दर की निर्भरता को व्यक्त करता है, ठीक। अब जरा देखो, ये चीज़ तो हमारा क्या हो गया, वेग नियम हो गया, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, क्या वेग स्थिरांक क्या है या विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या है, अगला टॉपिक। चलो अब देखो भाई, ये वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या है, इसमें हम क्या कहेंगे कि ये जो वेग नियम में के आया हुआ है, अभिक्रिया का जो वेग नियम है उसमें जो के आया हुआ है इसी को वेग स्थिरांक कहते हैं या इसी को दर स्थिरांक कहते हैं और इसी को हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं, राइट। तो मैं क्या कहूँगा इसमें, वेग नियम में प्रयुक्त हुए के, वेग नियम में प्रयुक्त हुए के को वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी, राइट। देखो ये मैंने मेंशन कर दिया, वेग नियम में प्रयुक्त स्थिरांक के को वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। अब एक सामान्य अभिक्रिया लेते हैं हम, माने कोई एक सामान्य अभिक्रिया लेते हैं, माना जैसे यहाँ पर a प्लस बी ऐसे लिया हुआ है, इस तरह से हमने कोई एक जनरल रिएक्शन लिया a प्लस बी प्लस सी, क्या है अभी बताया, जो अभिकारक a है उसका स्मॉल a मोल लिया गया, अभिकारक b का स्मॉल b, ऐसे ये तीनों मिलकर के ही क्या अब बना रहे हैं, मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट। अब क्या है, वेग नियम के यदि तहत देखें, वेग नियम से जो ऊपर पढ़े हैं, वेग नियम से उससे यदि हम रेट की बात करें, यहाँ पर दर की बात करें तो क्या आएगा, के ये जो अभिकारक ए है इसके मोलर सांद्रण का कोई घात लोगे ना, पी घात ले लो। ये जो अभिकारक बी है उसका हमने कौन सा ले लिया, घात क्यू ले लिया। और तीसरा जो अभिकारक सी है, कैपिटल सी, उसका कितना घात, आर घात। यही तो वेग नियम से रेट हमने पढ़ा था। के क्या है, के क्या है यहाँ पर, यही के यहाँ पे वेग स्थिरांक है। के क्या है, वेग स्थिरांक है, राइट। और यदि हम पी क्यू आर के बारे में बात करें, ये जो घात है पी क्यू आर, वो क्या है, अभिकारक जो हमारा ए बी और सी है उसके सांद्रण पर अभिक्रिया के वेग की निर्भरता को व्यक्त करता है। फिर से समझो हमने क्या कहा, P क्या है, P अभिकारक A के सांद्रण पर अभिक्रिया के वेग को बताएगा। तो हम इसको एक जगह ऐसे समराइज करके लिख दें कि जहाँ और
के तो बेग स्थिरांक हो गया, तथा पी क्यू आर क्रमशः ए बी सी क्या है, अभिकारक हैं, क्रमशः अभिकारकों ए बी व सी के सांद्रण पर, जैसे इसका ब्रैकेट है मतलब के सांद्रण पर क्या बताता है, अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के वेग की निर्भरता को बताता है। राइट, यहाँ पर के क्या है, वेग स्थिरांक है, और पी क्यू आर क्या बताएगा, ये जो अभिकारक ए बी सी है इसके मोलर सांद्रण पर अभिक्रिया के वेग की निर्भरता को बताएगा। राइट, अब जरा देखो यहाँ पर, यदि हम मान लें, ये सपोज कर लें, यदि ये जो हमने अभिकारक ए लिया है, ए का मोलर सांद्रण, अभिकारक बी का मोलर सांद्रण, अभिकारक सी का मोलर सांद्रण, ये सभी कितना हो, 1 मोल पर लीटर ले लें, 1 मोल, लीटर इनवर्स का मतलब 1 मोल पर लीटर ले लें, तो इस केस में ये सभी वैल्यू यदि 1 हो जाएगी तो रेट क्या हो जाएगा, रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, के हो जाएगी, क्योंकि ये सभी वैल्यू 1 हो गई है। तो यहाँ पे वेग स्थिरांक को हम कैसे परिभाषित करेंगे, कब, जब ए बी सी मतलब जितने भी अभिकारक हैं, जितने भी क्रियाकारी पदार्थ हैं, वो कितने अमाउंट में लिए गए, 1 मोल पर लीटर लिए गए, उस समय जो रेट होगा वो क्या होगा, वेग स्थिरांक होगा, के होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण क्या हो, यूनिट हो, इकाई हो। तो इस डेफिनेशन को हम लिखते हैं, क्या मैंने बोला, ऐसे, इसी के यही तो लिखा है ना, रेट इक्वल टू के है, तो ये हम यहाँ पर ऐसे लिखें, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ऐसे डेफिनेशन जरा याद करना, किसी अभिक्रिया का क्या चीज़, वेग स्थिरांक, जिसको तुम के कह रहे हो, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस समय अभिक्रिया, उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। जैसे रेट क्या है, यही तो वेग है ना, तो ये वेग किसके बराबर है, के बराबर, तो वही लिखा, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर है। रेट मतलब क्या, अभिक्रिया का वेग उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है, कब, जब क्या हो, अभिकारक कितने हों, जब अभिकारक कितने हों, मतलब अभिकारक का सांद्रण कितना हो, 1 मोल पर लीटर हो या इकाई हो, 1 मोल पर लीटर या इसी को क्या कह सकते हो, इकाई हो। तो अब तो बात समझ में आ गई, वेग स्थिरांक की एक परिभाषा आपको मिली। ये कब मिला है, जब ए बी सी तीनों के मोलर सांद्रण कितने हैं, 1 मोल पर लीटर हैं। तो यहीं से डेफिनेशन मिल गया, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के उस समय अभिक्रिया के रेट या अभिक्रिया के बराबर होता है जब अभिकारकों का सांद्रण 1 मोल पर लीटर या इकाई होता है। राइट, ये तो बिल्कुल याद हो गया होगा आपको। यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, वेग स्थिरांक पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद से हमारा जो टॉपिक होगा, इसके बाद वेग स्थिरांक का मात्रक होगा। अब देखें, वेग स्थिरांक का मात्रक, ये जो वेग स्थिरांक का मात्रक होगा वो अभिकारकों के सांद्रण, ये जो अभिकारकों के सांद्रण है ना ABC, अभिकारकों के सांद्रण को व्यक्त करने वाले घातों के योग पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर है ना,
तो इसका मात्रक किस पर निर्भर करेगा? इसका मात्रक P, ये जो घात है P, Q और R इनके योग पर निर्भर करेगा। तो क्या मैंने लिखा? वेग स्थिरांक के मात्रक में वेग स्थिरांक का जो मात्रक होगा अभिकारकों के सांद्रण, ये जो अभिकारकों का सांद्रण ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, अभिकारकों के सांद्रण को व्यक्त करने वाले घातों के योग पर निर्भर करता है। जैसे यही सेम रिएक्शन हम ले रहे हैं, जैसे कोई उदाहरण ले रहे हैं, यही सेम रिएक्शन A + B + C ये मिला करके ये सभी अभिकारक मिल करके क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो वेग नियम से आपने अभी अभी पढ़ा, वेग नियम से रेट क्या है? अभिक्रिया का वेग क्या है? कि A के मोलर सांद्रण का P घात, B के मोलर सांद्रण का Q घात और C के मोलर सांद्रण का R घात। यही तो पढ़ा है ना। ये यदि मान लें, सपोज करें, जैसे क्या बोला है, घातों के योग पे निर्भर करता है, तो हम इसको ऐसे कर लें, जो घात हैं, घातों का योग क्या है? घात क्या है? P Q R है, इनका योग कुछ मान लो N है। तो रेट किसके बराबर हो जाएगा? रेट इक्वल टू वेग स्थिरांक के, और ये ABC क्या हैं? ये अभिकारक के सांद्रण ही तो हैं। तो अभिकारकों का सांद्रण, ओके। और इस पर कितने घात लगा दोगे? P + Q + R की वैल्यू कितनी आ गई? N आ गई। तो ये हो गया रेट किसके इक्वल हो गया? K इंटू अभिकारकों का सांद्रण और इसके घात क्या हो गया? N हो गया। अब यहाँ से यदि हम K की वैल्यू लिखें, यहाँ से यदि हम K की वैल्यू निकालें, तो K इक्वल टू, इसको इधर भेजोगे तो रेट अपान में आ जाएगा, रेट के अपान में हो जाएगा अभिकारक का सांद्रण, और इस पे घात कितना हो जाएगा? N हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जरा हमको बताओ एक बात, यहाँ पे ये जो रेट है, हमें तो इकाई लिखनी है ना, वेग स्थिरांक का मात्रक लिखना है। तो ये वेग स्थिरांक का मात्रक किसके बराबर होगा? रेट का मात्रक बटे अभिकारकों के सांद्रण का मात्रक, उस पर N घात लगा लेंगे। तो रेट का मात्रक क्या होगा? रेट का मात्रक यदि आप देखेंगे रेट का, तो रेट के मात्रक आप कह सकते हैं, जैसे सांद्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? सांद्रण, मोलर सांद्रण का मात्रक क्या हो जाएगा? मोल बटे लीटर। तो मोल बटे लीटर को क्या लिख दिया? मोल लीटर इनवर्स लिख दिया। और ये रेट है ना, तो रेट का मतलब इसी मोलर सांद्रण में समय से भाग देना। तो जब इसमें समय t से भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा? समय का सेकेंड होता है, सेकेंड इनवर्स हो गया। फिर से समझ लो, रेट का क्या मैंने बताया? रेट क्या हो गया? पहले तो हम सांद्रता, मोलर सांद्रण का मात्रक लिख लें, मोल पर लीटर, और रेट है तो उसमें समय से भाग दोगे, तो समय मतलब सेकंड से भाग दिया, वही ऊपर लिखा तो सेकंड इनवर्स हो गया। अपान में क्या हो जाएगा? अभिकारकों का सांद्रण। अभिकारकों का सांद्रण अभी तो वही बताया, रेट क्या था? अभिकारकों का सांद्रण यानी कि मोल लीटर इनवर्स, और रेट में समय से भाग देते हैं तो यहाँ तो भाग दे दिया, नीचे केवल अभिकारकों का सांद्रण है। तो अभिकारकों के सांद्रण की इकाई तो यही होती है, मोल लीटर इनवर्स होती है। तो अभिकारकों का सांद्रण यही हो गया, और इस पे घात कितना लगा देना होगा? N लगा देना होगा। ये बात समझ में आ गई? मैथमेटिकली पूरा समझना है इसको, कोई दिक्कत हो तो बताना। अब ज़रा देखो भाई, अब हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ये देखो मोल लीटर इनवर्स यहाँ भी है और मोल लीटर इनवर्स यहाँ भी है। ऊपर देखें तो 1 पावर है, नीचे n पावर है। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा ना, मोल लीटर इनवर्स, और देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 पावर है, और डिवीजन है ना इसका, ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, और अभी क्या लिखा हुआ है? सेकंड इनवर्स लिखा हुआ है। ये हो गया। इसको यदि हम मल्टीप्लाई कर दें यहीं पे, इसको यदि हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? मोल लीटर, जैसे देखो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1, जैसे मोल लीटर इनवर्स पे पावर 1 माइनस n है, तो मोल पे पावर कितना चला जाएगा? 1 माइनस n चला जाएगा ना। तो मोल पे पावर कितना हो गया? दिख रहा है ना,
मोल पे पावर हो गया कितना 1 माइनस, देखो इस ब्रैकेट के बाहर है तो मोल पे पावर कितना हो गया 1 माइनस एन। अब आओ लीटर पे, लीटर पे पावर जब करोगे तो -1 का, ये भी -1 भी पावर घात है और ये 1 माइनस, तो घातों का तो गुणा हो जाएगा, तो माइनस का गुणा जब करोगे तो ये 1 माइनस हो जाएगा, n प्लस हो जाएगा, यानी कि n-1 हो जाएगा और सेकंड इन्वर्स तो ऐसे ही रह जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है, इसको हम आगे लिख रहे हैं, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल टू द पावर 1 माइनस एन, लीटर टू द पावर n-1, सेकेंड इन्वर्स। बिल्कुल याद रखना। पहले तो इस पिक को ले लो, तो पेज पलटते हैं, ये पेज का पिक ले लो, ये पेज ऐसे शुरू हो रहा है, ये यहाँ पे, ठीक है, क्लियर दिख रहा है। एक पिक यहाँ से ले लो, ओके, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर एक यहाँ से ले लोगे, हो जाएगा फिर नोट। ये देखो, एक यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा आ रहा है, हाँ, एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो, ये पूरा पेज हो गया, ओके। तो यहाँ कहा जा सकता है वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या हो गया, अभी क्या मैंने बताया, मोल टू द पावर 1 माइनस एन, लीटर टू द पावर n-1 और सेकेंड टू द पावर -1 होता है। ये तो हमारा मात्रक किसका हो गया, वेग स्थिरांक का मात्रक हो गया, ओके। यदि हम अभिक्रिया कैसा ले लें, गैसीय अभिक्रिया ले लें, ठीक है, गैसीय अभिक्रिया के लिए ये जो वेग स्थिरांक का मात्रक होगा, गैसीय अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होगा, वो मात्रक क्या लिख दोगे, एटीएम लिखते हो ना, एटीएम टू दी पावर क्या 1 माइनस एन, मतलब इन दोनों के जगह पे गैसेज अवस्था में एटीएम टू दी पावर 1 माइनस एन और फिर क्या सेकेंड टू दी पावर -1। ये तो हो गया वेग स्थिरांक का मात्रक। अब जरा देखो भाई वेग स्थिरांक के कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं, वेग स्थिरांक के लक्षण क्या हो सकते हैं, इसका जब कैरेक्टरिस्टिक देखें, लक्षण देखें वेग स्थिरांक का, तो पहला क्या कह सकते हो, पहला कह सकते हो कि वेग स्थिरांक क्या बताता है, अभिक्रिया के वेग का एक मेजरमेंट है, माप है, यही तो बात हो रही ना। ये क्या है, वेग स्थिरांक क्या है, अभिक्रिया के वेग का एक मेजरमेंट है, माप है। और कन्फर्म जान लो, k का मान यदि अधिक होगा तो अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा। तो पहली बात क्या हो गई, k क्या बताता है, k क्या है, अभिक्रिया के वेग का माप है, k क्या है, अभिक्रिया के वेग का एक मेजरमेंट है, यानी कि माप है। k यदि अधिक होगा तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, अधिक होगा। k अधिक होने पर क्या, अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, अधिक होगा, अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा, ओके। दूसरा क्या कह सकते हो, निश्चित ताप पर किसी अभिक्रिया विशेष के लिए k का मान निश्चित होगा, ठीक है ना। क्या बोला, निश्चित ताप पर किसी अभिक्रिया विशेष के लिए k का मान क्या होगा, निश्चित होगा, ठीक है। पूरा सेंटेंस सुन लो, क्या मैंने बोला, निश्चित ताप पर किसी अभिक्रिया विशेष के लिए k का मान निश्चित होगा। फिर क्या है, यदि ताप बढ़ाओगे तो k का मान भी बढ़ेगा, ताप बढ़ाने पर k मतलब क्या, वेग स्थिरांक, k का मान बढ़ेगा। ये भी बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट कोई और हो सकता है, एक चीज़ ध्यान देना, ये जो अभिक्रिया का वेग है, या ये कह लो कि जो वेग स्थिरांक का मान है, ऐसे समझ लो, k का मान, k मतलब क्या, वेग स्थिरांक, k का मान
अभिकारकों की जो प्रारंभिक सांद्रता होती है उस पर निर्भर नहीं करती है। के का मान अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करती, राइट, ये हो गया। और जो वेग स्थिरांक का लास्ट में लिख लो, जो वेग स्थिरांक का मात्रक है, के का जो मात्रक है अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करेगा। क्या मैंने बोला? वेग स्थिरांक का मात्रक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर निर्भर करते हैं। अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है, ठीक है। और n कोट की अभिक्रिया के लिए यदि हम तुमसे कहें n कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, ऐसे लिखें n कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक बिल्कुल ऊपर अभी डिराइव किए हो, मोल टू द पावर 1 माइनस n, लीटर टू द पावर n-1 सेकेंड इनवर्स होता है, राइट। तो ये तो हमारा हो गया क्या चीज़, वेग स्थिरांक के बारे में, इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया और उसका मात्रक हो गया। अब हम लोगों का मेन टॉपिक शुरू होगा जिसमें हमको समझना होगा अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। यहीं से देखिए अब जो है जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, निश्चित रूप से जो बोर्ड में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन तो ऐसे ही रहेगा, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस। फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन दो का डेरिवेशन और इस पर न्यूमेरिकल हर हाल में निश्चित रूप से पूछता है। और ये दोनों ही इंट्रोडक्शन हम लोग कल देंगे या नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, राइट। ओके जी, आज के लिए इतना ही रहने दो।